Inertial or non-inertial frames of reference. This is continued from the chapter laws of motion, or what we stopped that day. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी बस स्टैंड पे खड़े हो और आपको ट्रेन या बस मूव होती है, तो आपके हिसाब से या तो वो ट्रेन मूव हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जो पैसेंजर के जो ट्रेन या बस में बैठे हैं उनके हिसाब से वो लोग रुके हुए हैं और तुम उल्टा जा रहे हो। ऐसा कभी कभी होता है ना, जो आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलती तो अपने को क्या लगता है प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। चलती ट्रेन में कभी कभी साइड से प्लेटफॉर्म दिखते हैं ना, ऐसा प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। ऐसा कभी कभी होता है अपनी ट्रेन खड़ी है और उसकी भी ट्रेन खड़ी, सामने एक और ट्रेन खड़ी है, तो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है। अगर अपनी नहीं चली और उनकी चली गई तो एक सेकंड लगता है कि अपनी चल रही है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अपनी तो नहीं चल रही हो तो वो जा रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि मोशन जो है हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। किसमें होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा है तो ही वो चीज़ मोशन में है या नहीं होती है। इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप प्लेटफॉर्म को रेफरेंस लोगे तो पैसेंजर और ट्रेन मूव कर रहा है, बट अगर आप ट्रेन को रेफरेंस लोगे तो आप और प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप लोग मूव कर रहे हो। टेक्निकली आप लोग मूव नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म पे जाता है क्या, बट ऐसा रेफरेंस में उसको फील होता है। Usually a set of coordinates with a suitable origin is enough to describe a frame of reference. If position coordinates of an object are continuously changing with time in a frame of reference, then that object is in motion in that frame of reference. Any frame of reference in which Newton's first law of motion is applicable is the simplest understanding of an inertial frame of reference. It means if there is no net force, there is no acceleration. Thus, in an inertial frame, a body will move with constant velocity, which may be zero also if there is no net force acting upon it. In the absence of a net force, if an object suffers an acceleration, that frame of reference is not an inertial frame and is called as non-inertial frame of reference. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पता है तो उसको हम लेके फ्रेम बना सकते हैं। अब ये फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी फ्रेम मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फ्रेम के अंदर से के रेफरेंस से कोई चीज़ मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियरली समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है गाइस? Any object will be stationary or its velocity will be zero unless and until an uncontrolled force is not applied to it. यानी नेट फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा कोई भी चीज़ मूव नहीं होगी। बिना किसी फोर्स से कोई चीज़ मूव होगी क्या? नहीं होगी। भाई वो कह रहा है कि फिर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बिना किसी मूवमेंट के वो मूव नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? तो बॉडी जो है वो मूव होगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो कि कुछ भी हो सकती है। जब ये कांस्टेंट नेट फोर्स नहीं है और तब भी अगर बॉडी मूव होती है तो उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Measurements in one inertial frame can be converted to measurements in another inertial frame by a simple transformation, that is by simply using some velocity vectors, relative velocity between the two frames of reference. किसी भी inertial frame का जो measurement है उसको अगर किसी दूसरे inertial frame में ट्रांसफर करना है तो आप इजीली कर सकते हो velocity के vectors लेके, यानी कि दोनों के बीच में जो relative velocity है वो समझ के। अभी अगर एक फ्रेम का velocity कितना, दूसरे फ्रेम का velocity कितना, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूव हो रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, कोई रीड करो। Imagine yourself inside a car with all windows open so that you cannot see anything outside. Also consider that there is a pendulum tied inside the car and not set into oscillations. If the car just starts its motion with references outside or ground, you will experience a jerk, that is acceleration inside the car. Even though there is no force acting upon you during this time, the spring of the pendulum may be steady but not vertical. During time of acceleration, the car can be considered to be a non-inertial frame of reference. Later on, if the car is moving with constant velocity with reference to the ground, you will not experience any jerky motion within the car, and the car can be considered as an inertial frame of reference. In this case, the pendulum spin will be vertical when not oscillating. अभी आप एक गाड़ी में बैठे हो, सारे कांच एकदम काले हैं, आपको बाहर का नहीं दिख रहा है, और आपने कार के अंदर एक पेंडुलम बांध के रखी है जो अभी स्टेडी है, वो हिल नहीं रहा है। अगर कार अचानक से झटका देती है तो आपको एक जर्क फील होगा और एक एक्सेलरेशन आपके ऊपर आएगा, जबकि कोई फोर्स आपके ऊपर नहीं आ रहा है। इस टाइम पे पेंडुलम स्टेडी रहेगा बट वर्टिकल नहीं रहेगा।
लेकिन जब एक्सीलरेशन रेगुलर हो रहा है तो फिर उस टाइम पे पेंडुलम जो है वो वर्टिकल हो जाएगा और ऑस्किलेट नहीं करेगा और आपको कोई जर्क नहीं फील होगा, तो आप आराम से स्मूथली उसको फील कर सकते हो। तो जब जर्क फील होता है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जब आप स्मूथली एक्सीलरेट कर रहे हो, गाड़ी एक वेलोसिटी पे चल रही है रास्ते के ऊपर, तो आप उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो। ठीक है, और रॉकेट वाला पढ़ो। A rocket in intergalactic space, gravity-free space between galaxies, with all its engine shut, is closest to an ideal inertial field. However, Earth's acceleration in the reference frame of the Sun is so small that any frame attached to the Earth can be used as an inertial frame for any day-to-day situation or in our laboratories. इनर्शियल फ्रेम का एक एग्जांपल क्या है? अगर कोई रॉकेट इंटरगैलेक्टिक स्पेस में है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी गैलेक्सी का ग्रेविटी पुल नहीं है और उसके सारे इंजन बंद है, तो एकदम आइडियल इनर्शियल फ्रेम में है। और अगर आपको अदरवाइज कुछ एग्जांपल लेना है तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के रेफरेंस में, वो इतना कम होता है कि उसको भी आप इनर्शियल फ्रेम का डे टू डे एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ो। Types of forces, fundamental forces in nature. All the forces in nature are classified into following four interactions that are termed as fundamental forces. First, gravitational force. It is the attractive force between 2 point masses separated by a distance. Magnitude of gravitational force between point masses m1 and m2 separated by distance r is given by F equals to g m1 m2 upon r square, where g equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 SI units between 2 point masses particles separated by a given distance. This is the weakest force having infinite range. This force is always attractive. Structure of the universe is governed by this force. The common experience of this force for us is gravitational force exerted by Earth on us, which we call as our weight, W. W equals to Gm capital M small m upon r square equals to m Gm upon r square equals to mg, where m and r represent respectively mass and radius of the Earth. Distance between ourselves and Earth is taken as radius of the Earth when we are on the surface of the Earth, because our size is negligible as compared to radius of the Earth. 6.4 into 10 raised to 6 meter. Gm upon r square equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6 into 10 raised to 24 upon 6.4 into 10 raised to 6 square. Equals to 9.8 meter per second square. G equals to gravitational acceleration or gravitational field intensity. We feel this force only due to normal reaction from the surface of our contact with Earth. Or individual bodies also exert gravitation force on each other, but it is too small compared to that by the Earth. For example, mutual gravitational force between two SU and sumo wrestlers, each of mass 300 kg, assuming the distance between them is 0.5 meter, will be F equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 300 into 300 upon 0.5 square. Congruent 2.4 into 10 raised to minus 5 Newton equals to 24 micrometer Newton. This force is negligibly small in comparison to the weight of each sumo wrestler. Congruent 3000 Newton. तो ये क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में होता है, जिनके बीच में कोई डिस्टेंस हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो मास के बीच में होता है, वो कैसे हम बताते हैं? फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन ऑफ मास 1 मल्टीप्लाइड बाय मास 2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g का वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 raised to minus 11। g का वैल्यू फिक्स है। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव है और इसी के ऊपर हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बिठा हुआ है। आप लोग कभी सोचते हो कि सोलर सिस्टम एक साथ क्यों है, अलग क्यों नहीं हो जाता, या फिर यूनिवर्स में हम इधर ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है, या हम दूसरे सोलर सिस्टम के साथ टकराते क्यों नहीं है, या गैलेक्सी एक दूसरे के साथ टकराती क्यों नहीं है? उसका मेन रीजन हर गैलेक्सी अपने अपने ग्रेविटेशन फोर्स से बंधी हुई है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो मास होगा वो उसके मास के हिसाब से दूसरी चीज़ को उसकी तरफ पुल करेगा। समझ में आ रहा? जैसे अभी चांद है, चांद हमसे दूर क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी चांद को पकड़ के रखी, चांद उधर ही रहेगा। और चांद की ग्रेविटी से हमारे अर्थ के टाइड्स ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि चांद अर्थ के सरफेस जो समंदर का पानी है उसको अपनी तरफ खींचता और छोड़ता है। इसकी वजह से टाइड्स जो है वो ऊपर या नीचे होते हैं। तो टाइडल एनर्जी का कोई और लॉजिक नहीं है। आपको मालूम है समंदर में टाइड्स क्यों आते हैं? चांद की वजह से। चांद जब बड़ा होता है तो टाइड्स बड़े होते हैं, चांद जब छोटा हो जाता है टाइड्स छोटे होते हैं। चांद एक्चुअली छोटा नहीं होता, बट उसका विजिबल पार्ट उस रीजन में कम होता है, तो चांद बड़ा या टाइड्स बड़े या छोटे हो जाते हैं, इसलिए लो टाइड या हाई टाइड आती है। तो आपका वेट जो है वो भी किस तरह से गवर्न होता है? वो इस तरह से गवर्न होता है कि ग्रेविटेशन मल्टीप्लाइड बाय मास इनटू स्मॉल मास, दैट इज द
द साइज ऑफ ourselves अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे m and r क्या है, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ है, और जो उसको कंपेयर किया है वो अर्थ के रेडियस से किया है, क्योंकि अगर हम खड़े हों तो हम अर्थ के रेडियस में कुछ ऐड नहीं करते। अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, 6.4 × 10⁶ मीटर है अर्थ का रेडियस। उस इतने बड़े रेडियस में हमारा साइज जो है बहुत छोटा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि जो सरफेस की वजह से हमारे ऊपर पुल आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की साइज से आता है, क्योंकि यही हमारा ग्रेविटेशनल पुल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल ग्रेविटेशनल वैल्यू को अर्थ के रेडियस से और अर्थ के रेडियस से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे आप इसको इससे क्या कहते हैं इसको मास क्या है, ये मास ऑफ द अर्थ से आप उसको कंपेयर करते हैं। तो यानी कि मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशन अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ विल गिव यू द टोटल पुल दैट इज बीइंग जनरेटेड। ये कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर अब ये फोर्स जो है वो दो सुमो रेसलर जो कि सबसे बड़े लोग होते हैं अर्थ पे, उनके बीच में भी अगर वो जो 300 kg के हैं वो भी सिर्फ 24 माइक्रो न्यूटन होगा, जबकि उन दोनों का पर्सनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, 3000 न्यूटन है। यही रीज़न है कि हम लोगों के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से हमारे डेली इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना ही है कि हम चलते हैं, बस दैट इज इट। हमारा ग्रेविटेशनल पुल क्या इंश्योर करता है कि हम हवा में उड़ते नहीं, हम चलते हैं। ओके, बट उसमें मेरे को कोई फोर्स नहीं मिलता। अगर मैं किसी को मारूंगा तो ग्रेविटी में कोशिश नहीं करेगी उसको मारने में। क्यों? क्योंकि हम दोनों का जो फोर्स है इक्वली डिवाइड हो जाता है अर्थ के सरफेस, और आपस में जो अट्रैक्टिव एनर्जी है बहुत कम है, सिर्फ 24 माइक्रो न्यूटन्स है, जो कि कुछ नहीं है। जबकि सुमो रेसलर्स के आपस में जो फोर्स है वो 3000 न्यूटन जितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, Electromagnetic EM force. It is an attractive or repulsive force between electrically charged particles. Earlier, electric and magnetic forces were thought to be independent. After the demonstrations by Michael Faraday, 1791 to 1867, and James Clerk Maxwell, 1831 to 1879, electric and magnetic forces were unified through the theory of electromagnetism. These forces are stronger than the gravitational force. Our life is practically governed by these forces. Majority of forces experienced in our daily life, such as force of friction, normal reaction, tension in strings, collision forces, elastic forces, viscosity, fluid friction, etc., are EM in nature. Under the action of these forces, there is deformation of objects that changes intermolecular distances, thereby resulting into reaction forces. Third, strong इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। पहले हमें को लगता था कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग है, लेकिन माइकल फैराडे साहब ने 1791 में पैदा हुआ, 1867 में मर गए, और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब जो कि 1831 में पैदा हुआ, 1879 में मर गए। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी के अंदर यूनिफाई हो जाती है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर है। हमारी जो लाइफ है वो यही फोर्सेस गारंटी करती है, जो भी हम रोज फील करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग्स, कोलिजन, इलास्टिक, विस्कोसिटी, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है नेचर में। इन फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशन होता है और उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो अलग अलग रिएक्शन फोर्स पैदा करते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे घसूंगा तो धीरे धीरे बुक जो है वो गर्म हो जाएगी। वो क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल पार्टिकल्स है और इसके अंदर जो केमिकल पार्टिकल्स है उसके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद रिएक्ट करेंगे। अब एक सिंपल सी बात है, जब आप किसी को जोर से चप्पल मारो तो उसको लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आपका हाथ का जो फोर्स है उसके गाल में पड़ता है, तब आपके गाल के ऊपर जो सेल्स है वो रिएक्ट करते हैं और वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होते हैं हमको पेन फील होता है। बराबर? strong nuclear force. This is the strongest force that binds the nucleons together inside a nucleus. Though strongest, it is a short range, greater than 10⁻⁻14 meter force. Therefore, is very strong attractive force and is charge independent. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये न्यूक्लियस को अपने न्यूक्लियस के अंदर मजबूत रखता है। ये बहुत ही कम रेंज का होता है, इसका रेंज जो है वो 10⁻⁻14 यानी 1/1 फॉलोड बाय 14 जीरोस के भी से भी कम होता है, यानी नैनोमीटर से भी कम होता है। और ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है और अपने आप में इंडिपेंडेंट रहता है। वैसे भी उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक जाने की जरूरत नहीं, उसका काम क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जुड़े रहे और न्यूक्लियस के बाहर ना जाए, तो उतना फोर्स बहुत होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको जोड़ के रखने के लिए। आगे weak nuclear force. This is the interaction between subatomic particles that is responsible for the radioactive decay of atoms.
In particular beta emission, the weak nuclear force is not as weak as the gravitational force, but much weaker than the strong nuclear and EM forces. The range of weak nuclear force is exceedingly small, of the order of 10 raised to minus 16 meter. ये वो इंटरेक्शन है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में होता है, जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव डीके यानी इसकी वजह से एटम्स जो है वो खराब होते हैं। इसको बीटा एमिशन भी कहते हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी वीक नहीं होती, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ईएम फोर्सेस से काफ़ी वीक होती है, और इसका जो रेंज है वो भी बहुत कम होता है, वो सिर्फ 10 रेज़ टू माइनस 16 यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी 100 टाइम कम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिनमें बताया कि 3 अलग अलग पॉइंट मासेस जो सिमेट्रिकली सर्कल के पेरिफेरी पे हैं, वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करते हैं पॉइंट मास m जो कि सेंटर पे है। आपको ये समझना है कि कितना ये एक्सटेंड कर सकते हो आप इस चीज़ को। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली कि अगर आप समझो जो एंगल बना रहे हो 60 डिग्री का, तो अगर cos 60 के हिसाब से आप लोगे तो वो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट ए रहेगा, या फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट बी रहेगा, या फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सी रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ग्रेविटेशन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन रेडियस स्क्वायर ही रहेगा। किसी भी इक्वल नंबर ऑफ मास के लिए वो फोर्स जो है वो बैलेंस होगा उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट फोर्स से। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप समझो फॉर एग्जांपल फुगड़ी खेलते हो तो दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल है। फुगड़ी में स्पीड तभी आएगी जब आप अपनी बॉडी को पीछे की तरफ छोड़ोगे, क्योंकि आपका जो टेंशन क्रिएट होगा तो टेंशन की वजह से आपकी ग्रेविटेशनल मास में तरह का ऑस्किलेशन पैदा होगा, जिसकी वजह से आप स्पीड क्रिएट कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है। किसी भी मास के लिए कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जबकि जो पैरेलल होता है वो उसका इक्वल कर देता है। क्यों? क्योंकि जो अगर ऑपोजिट साइड में फोर्स है तो इस साइड के फोर्स का ऑपोजिट साइड का फोर्स जो है इक्वल कर देगा। बट अगर कोई एडिशनल फोर्स है, जैसे पॉइंट सी है, ए और बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, पॉइंट सी एडिशनल है, तो पॉइंट सी का क्या होगा? पॉइंट सी का क्या होगा कि वो अगर उसका रिजल्टेंट 0 है तो ही वो मास जो है सिमेट्रिकली पेरिफेरी पे रहेगा, नहीं तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, जितने भी मासेस जो हैं वो जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ टेंड करने जाते हैं वैसे वैसे we had discussed that whenever you have 3 points of peripheral pressure because of mass that is being carried towards the center, and you have an example of mass of A, mass of B and mass of C, then the force that is applied will always be equal to the standard gravitational formula, which is gravitation multiplied by mass of object 1 into mass of object 2 upon radius square, where the radius is the original distance between those masses. So when you are imagining that there are 3 masses which are at the peripheral of a circle, then you can also imagine that all 3 masses are equidistant to each other, which means that they are at equal distance from each other. Do you agree that any point on a circle will be at an equal distance from any other point of the circle if they go through the center of the circle? Do you agree or not? Let me repeat. Any point in a circle will be at equal distance from each other if they go from the center. Yes or no? Yes. Yes? Right? If they go through the circumference, then it can be different. But if they go through the center, they have to be equal, because then any point will be at a diametrically opposite distance. Where will it be? Diametrically opposite distance. You agree to that? Yes. Do you? Have you understood? So imagine this is a circle. You have one thing here, you have one thing here. You have this as the center point, so radius comes here, radius goes there. Radius into 2 is what? Diameter. You have a point here, radius comes here, radius goes there. So radius into 2 is what? Diameter. So any point on a peripheral of a circle will always be diametrically at a distance from the circle. And that is why when you have the radius, it will always be whatever the radius of that circle is. Cool? The mass of the object will depend on whatever mass it carries. You already know that gravitation is what? What is gravitation? An attraction force. What is gravitation? Attraction force. And that is common all across the universe. Cool?
So how do we calculate it? We calculate it by the formula of gravitation that we have, which is 6.67 into 10 raised to minus 11. You multiply that with the gravitation of object 1 to the you multiply that with the mass of object 1 to the mass of object 2 and you divide it by the radius square. That's the formula. Any questions so far? As the number of masses tends to infinity, the collective shape approaches circumference of the circle, which is nothing but a ring. Thus, the gravitational force extended by ring mass and any other mass at its center is 0. Now, why is that? Why is gravitation of a ring mass to its center 0? Think. So, what is the formula? Gravitation multiplied by mass of object 1 into mass of object 2 into radius square. What is at the center? At the center is something that is always at a distance of a radius to anything. So if the mass of that object at the center is whatever, the reference that it has with the gravitation will always be 0. Why? Because it is pulling it and those objects are pulling themselves out. So they will always cancel out each other. What will they do? Cancel out each other. Why will they cancel out each other? Because of the formula. Cool? Because whatever mass you have at the center will always be equivalent to the mass that is there outside. And that is why the whole principle of what is that called? Giant wheel works. You have seen a giant wheel? Giant wheel has what? Multiple masses all across its spokes. It keeps on rotating straight. How does it do that? With the help of gravity. Like for example, if you are falling down from a slope, like a slide, when you are falling down, do you need any more assistance? No. But when you are climbing, you need assistance, right? Because when you are climbing, you go against the gravity. When you are sliding down, you have assistance of what? Gravity. Whenever you are sliding down, the assistance is what? Gravity. Gravity is what? 9.8 meter per second. What is gravity? 9.8 meter per second square. In relation to what? In relation to your weight. 9.8 meter per second square is in relation to what? It is in relation to your weight. If your weight would have been higher, the speed would be higher. Cool? In 3 dimensions, we can imagine a uniform hollow sphere to be made up of infinite number of such things with a ring with a common diameter. Thus, the gravitational force for any mass kept at the center of a hollow sphere is 0. Obviously, if it's a hollow sphere and whatever is at the center, the gravitational mass is always 0. Alright? Any questions so far? You sure, guys? Alright, can someone read contact and non-contact forces, please? Contact and non-contact forces. For some forces like gravitational force, electrostatic force, magnetostatic force, etc., physical contact is not an essential condition. These forces exist even if the objects are distant or physically separated. Such forces are non-contact forces. Forces resulting only due to contact are called contact forces. All these are EM in nature, arising due to some deformation, normal reaction, forces occurring during collision, force of friction, etc. are contact forces. There are 2 common categories of contact forces. 2 objects in contact while exerting mutual force try to push each other away along their common normal. Quite often, we call it as normal reaction force or normal force. Well, standing on a table, we push the table away from us downward and the table pushes us away from it upward, both being equal in magnitude and acting along the same normal line. Force of friction is also a contact force that arises whenever there is a relative motion or tendency of relative motion between surfaces in contact. This is the parallel or tangential component of the reaction force. In this case, the molecules of surfaces in contact which have developed certain equilibrium are required to be separated. So what it is saying is like gravitational force, electrostatic force, magnetostatic force are physical forces that are not in essential condition, which means they are not in an exact shape. These forces exist even if objects are distant or physically separated. So such forces are called as non-contact forces. So when the forces that are working without having any contact with each other are called as non-contact forces. So what are those forces? They are gravitational force, wherein the force is because of the mass of any object.
in reference to the mass of the surface on which it is. And then you have electrostatic force, the force that is created because of electric energy or static energy that is created. Magnetostatic force that is created by static energy on a magnetic energy. And this physical, and there is not a necessity of having a physical contact. These forces are called as what, guys? They are called as non-contact forces. What are they called as? Non-contact forces. Very good. Now, when there are forces that are resulting only due to contact, they are called as contact forces. Whenever there is a force that only interacts because of the contact, it's called as contact forces. They are electromagnetic in nature that arise due to some deformation. Normal reaction forces occur during collision and force of friction are called contact forces. So, you understand what is collision? Everyone understands what is collision? Anyone has a doubt? Now, if I throw something on him, that force is collision force. His body got collided with this keys. The force that got impacted is called a collision force. If I keep on rubbing this on a surface, it creates some kind of an energy. It heatens up my key. What is that called? That's called friction force. What is that called? Friction force. Now these forces are called as what? Contact forces. What are they called? Contact forces. Now there are two common categories. For example, if you say that two objects that are in contact, they are exerting mutual force so that they are trying to push each other away. This is called as normal reaction force or normal force. Alright? So when two things are in object, are in connection with each other, they are continuously trying to force something onto them. That is called as a normal contact force. It will always be equal and direct. The other one is while standing on a table, we push the table away from us downwards and the table pushes us up from it upward, both being equal in magnitude and acting along the same normal line. Force of friction is also contact force that arises whenever there is a relative motion or tendency of relative motion between surfaces in contact. This is a parallel or tangential component of the reaction force. In this case, the molecules of surface in contact which have developed certain equilibrium are required to be taken away, required to be separated. So, if for example, if you are standing on a stool and you are jumping from the stool, you've seen what happens to the stool when you jump? Yeah, it falls. Why? The stool shouldn't have fallen. Because when you are jumping, at that time you create a force that you push the stool and the stool pushes you back. So you go up and you jump and the stool is like, ah. Cool? Have you ever seen that? Yeah, you want to try? We take that kursi and try. You will see the kursi falls. Right? Vinay is happy. You want to see someone try, Vinay? You want to try, Vinay? Stop smiling, Vinay. Cool? Any questions so far? Okay. Now let's come to real and pseudo forces. Okay, that will be the last what we do today. Then tomorrow or whenever I meet again, we complete the chapter. Or we'll not complete the chapter, we'll do another 3-4 topics. It will take another 2 lectures for us to complete this chapter. But it's an important chapter, we should complete it in the next 2 days, okay? For the next 2 days, we'll bring this till we complete it. Alright? This and bio. We'll do a little of this, we'll do a little of bio every day. Cool? Alright, anyone reads real and pseudo force? Real and pseudo forces. Consider ourselves inside a lift or elevator. When the lift just starts moving up and accelerates upward, we feel a bit heavier as if someone is pushing us down. This is not imaginary or not just a feeling. If we are standing on a weighing scale inside this lift, during this time the weighing scale records an increasing in weight. During traveling with uniform upward velocity, no such change is recorded. Then stopping at some upper floor, the lift undergoes downward acceleration for decreasing the upward velocity. In this case, the weighing scale records loss in weight and we also feel lighter. These extra upward or downward forces are first measurable, means they are not imaginary, second not accountable as per Newton's second law in the inertial frame, and third not among any of the 4 fundamental forces. When we are inside a bus, such forces are experienced when the bus starts to move forward, acceleration, when the bus is about to stop, backward acceleration, or takes a turn, centripetal acceleration. In all these cases, we are inside an accelerated system which is our frame of reference. If a force measuring device is suitably used, like the weighing scale recording the changing in weight, these forces can be recorded and will be found to be always opposite to the acceleration of your frame of reference. They are also exactly equal to mass ma, where m is our mass and a is acceleration of the system frame of reference.
We have already defined or described real forces to be those which obey Newton's law of motion and are on the four fundamental forces. Forces in above illustrations do not satisfy this description and cannot be called real forces. Hence, these are called pseudo forces. Sorry. Pseudo in this case does not mean imaginary because these are measurable with instruments, but just means non-real. These forces are measured to be MA. Hence, a term minus MA added to resultant force enables us to apply Newton's law of motion to a non-inertial frame of reference of acceleration A. Negative sign refers to their direction, which is opposite to that of the acceleration of the reference frame. As per the illustration of the lift downward acceleration A, the weight experience will be W equals to mg plus minus ma. As g and a are along the same direction in this case, W equals to mg minus ma. This explains the feeling of a loss in weight. During upward acceleration, say a1, we have W1 equals to mg plus ma1. In this case, G and A are oppositely directed. W1 equals to mg plus ma equals to mg plus ma1. That explains gain in weight or existence of extra downward force. So what does it say? It says, like, for example, if you're in a lift and the lift just starts moving up, you feel a bit heavier as if someone is pushing you down. This is not imaginary or just a feeling. It's because you're inside the lift and the lift is going up, so your weight is getting added up and you feel that you're going down. So whenever the weighing scale records less and weighs, we also feel lighter. These extra upward or downward forces are measurable, means they are not imaginary. As per Newton's second law in inertial frame, and they are not one of the four fundamental forces. Okay. Now, when we are inside a bus, these forces are experienced when the bus starts to move. So you feel that you are going back, and when the bus starts to stop, you feel like you are going ahead. In these cases, because of the reference that the bus has to the ground, the bus was in motion and now it has stopped moving, and that acceleration or deceleration you feel in your body. You can calculate it by m into a, where m is mass and a is acceleration. You also understood that the real forces to which Newton's laws are obeyed are one of the four fundamental forces. So, because this is not one of the four fundamental forces, these are known as pseudo force. What is it known as? Pseudo force. They are not imaginary because they are measurable, but they are non-real, which means they are not possible. They are measured as minus momentum into acceleration. Hence, the term minus ma is added so that you can understand the non-inertial frame of reference that gets created due to this. Negative sign refers to the direction which is opposite to the acceleration of the reference frame. Whenever there is acceleration, the movement is from the point of acceleration towards this direction. When it's a deceleration or there is a non-inertial movement, you get the negative sign, that is motion there. You have a formula of weight and also a formula of weight with reference to with reference to the real and pseudo forces that is mentioned here. Alright? Go through that. If you have any questions, let me know. That should be all for today.